Hello student, welcome to the Poddar Institute of Education. Today we will discuss about the BSc second year of the book is electronics, and we will discuss about the circuit analysis. Circuit analysis means परिपथ विश्लेषण. परिपथ विश्लेषण अर्थात हम परिपथ के बारे में अध्ययन करेंगे. इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें कि एक सर्किट टाइप का अध्ययन किया जाए. इलेक्ट्रॉनिक्स यानी अब फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, परिपथ विश्लेषण यानी परिपथों का विश्लेषण, परिपथ का एनालिसिस, परिपथ में क्या क्या होता है. पहले देखते हैं हम परिपथ. परिपथ में क्या क्या चीजें होती है. परिपथ से पहले हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इस परिपथ में क्या क्या चीजें आती हैं. जैसे जनरली हमने पढ़ा है, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, 11th 12th में भी पढ़ा है, नाम सुने हैं, प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र. अब इनको डिनोट कैसे करते हैं, इनको एक बार देख लेते हैं. प्रतिरोध, फर्स्ट टर्म क्या है, प्रतिरोध. ये सारी चीजें परिपथ के अवयव हैं. प्रतिरोध को हम किस प्रकार डिनोट करेंगे, कुछ इस प्रकार डिनोट करेंगे. प्रेरकत्व, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इसको हम कुंडली भी बोल सकते हैं. संधारित्र, संधारित्र, संधारित्र को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, ये दोनों बराबर होने चाहिए. ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, इसको हम कुछ इस प्रकार डिनोट करते हैं. ट्रांजिस्टर. डायोड, डायोड, डायोड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं. ये क्या है, परिपथ के अवयव हैं. पहले इनको देख लेते हैं कैसे कैसे डिनोट करते. प्रतिरोध को कुछ ऐसे डिनोट करते. प्रेरकत्व को हम कुंडली भी बोलते हैं. कुंडली को कैसे डिनोट करते हैं, इस प्रकार. संधारित्र को ऐसे, ट्रांजिस्टर ऐसे और डायोड ऐसे. और भी बहुत सारे अवयव होते हैं, जनरली हमें ये यूज आते हैं. अब हम देखते हैं कि परिपथ होता क्या है. परिपथ यानी सर्किट. टॉपिक डालते हैं हम, परिपथ यानी सर्किट. इन्हीं अवयवों से मिला हुआ जो जाल होता है, इन अवयवों से मिलके जो जाल बना होता है, एक लूप बना होता है, उसी को हम सर्किट कहते हैं. और वो सर्किट कब काम करेगा, कब काम नहीं करेगा, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत विश्लेषण करेंगे. जैसे फर्स्ट सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं. सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस. परिपथ विश्लेषण करने के लिए पहले हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए. छोटी छोटी चीजों के बारे में देखते हैं. सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस. फर्स्ट देखते हैं, सर्किट से शुरू करते हैं. पहला है जाल. जाल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेटवर्क. नेटवर्क क्या होता है, अभी बताया था. जो ये परिपथ के अवयव होते हैं, परिपथ के अवयव क्या क्या बताए थे. परिपथ के अवयव प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र, डायोड आदि, इन सभी से मिलकर बना हुआ. जैसे ये है, ये प्रतिरोध हो गया, कुंडली हो गई, ये संधारित्र हो गया. इन सब से मिला हुआ एक जो जाल है, जो एक नेटवर्क है, वो क्या रहेगा, वो जाल कहलाएगा. इन सब चीजों से बंद एक परिपथ क्या कहलाता है, जाल. तो इसकी डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं, और इसमें ऊर्जा स्रोत प्रेजेंट होगा.
नेटवर्क की परिभाषा क्या दे सकते हैं? किसी विद्युत स्रोत तथा उसके विभिन्न अवयवों से मिलकर बने परिपथ को जाल कहते हैं। समझ में आ गया? डायग्राम से एक बार देख लेते हैं। ये हमारी हो गए प्रतिरोध, कुंडली, संधारित्र, और ये यहाँ कोई एनर्जी सोर्स लगा हुआ है। तो इनसे बना हुआ ये परिपथ क्या हो गया? ये घिरा हुआ भाग क्या हो गया? जाल, नेटवर्क। अब नेटवर्क कब वर्क करेगा, कब वर्क नहीं करेगा, उसके आधार पर इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। वर्क करेगा तब एक भाग हो जाएगा और वर्क नहीं करेगा तब एक भाग हो जाएगा। जैसे अब वर्क करने के आधार पर इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है सक्रिय परिपथ यानी एक्टिव सर्किट। दूसरा है निष्क्रिय परिपथ यानी पैसिव सर्किट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सक्रिय मतलब काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, वो तो होगा सक्रिय परिपथ। और वर्क नहीं कर रहा है तो क्या होगा? निष्क्रिय परिपथ। अब वर्क कब करेगा? यदि एनर्जी सोर्स प्रेजेंट हो, यदि किसी भी सर्किट में यदि किसी भी सर्किट में एनर्जी सोर्स प्रेजेंट हो तो वो क्या होगा? सक्रिय परिपथ होगा। क्या होगा? सक्रिय परिपथ। और यदि सर्किट में एनर्जी सोर्स प्रेजेंट नहीं हो तो क्या कहलाएगा? निष्क्रिय परिपथ। अब हम परिभाषा दे सकते हैं। पहले देखते हैं जाल क्या हो गया? विद्युत स्रोत, एक सोर्स प्रेजेंट होना जरूरी है तभी वो सर्किट कंप्लीट होगा। अदरवाइज एक वायर की तरह खुला पड़ा रहेगा तो हम इसको एक सर्किट नहीं बोल सकते हैं। विद्युत स्रोत तथा उसके विभिन्न अवयवों से मिलकर बना हुआ एक नेटवर्क, एक जाल, एक सर्किट को क्या कहते हैं? हम जाल कहते हैं। अब जाल कब वर्क करेगा, कब वर्क नहीं करेगा, उसके आधार पर इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक्टिव सर्किट और पैसिव सर्किट। यदि एनर्जी सोर्स वर्क कर रहा है तो एक्टिव सर्किट, और एनर्जी सोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो पैसिव सर्किट। अब इसके आधार पर आगे हम इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सर्किट यानी नेटवर्क में कितने कितने टर्मिनल होते हैं। यदि किसी भी नेटवर्क किससे मिलकर बना हुआ है? इन सब विभिन्न अवयवों से मिलकर बना हुआ है। एनर्जी सोर्स ये परिपथ के अवयवों से मिलकर बना हुआ है नेटवर्क। अब इनके आधार पर हम ये देखते हैं कि सर्किट कितने टर्मिनल का होता है। मान लिया ये कोई सर्किट है और इसमें दो इनपुट और दो आउटपुट प्रेजेंट हैं। ये दो इनपुट हैं, क्या हो गए? ये इनपुट, और ये हो गए दो आउटपुट।
output. If any network present two input and two output, then this circuit is called four-terminal network. Four-terminal network because it have four terminal, two input and two output. यदि किसी नेटवर्क में टू इनपुट टर्मिनल एंड टू आउटपुट टर्मिनल प्रेजेंट हो, टू इनपुट टर्मिनल एंड टू आउटपुट टर्मिनल प्रेजेंट हो, बट वन टर्मिनल इज कॉमन, then this terminal is called three-terminal network. अर्थात यदि किसी टर्मिनल में दो तो इनपुट हो, दो निवेशी हो और दो निर्गत हो, तो इस प्रकार से बना हुआ सर्किट क्या कहलाता है? फोर टर्मिनल नेटवर्क या चतुर टर्मिनल जाल. हिंदी में क्या बोलेंगे? चतु टर्मिनल जाल. और यदि दो इनपुट टर्मिनल और दो आउटपुट टर्मिनल हो, लेकिन उनमें से एक टर्मिनल को कॉमन कर दिया जाए, उभयनिष्ठ कर दिया जाए, तो इस प्रकार का टर्मिनल क्या कहलाएगा? थ्री टर्मिनल नेटवर्क यानी थ्री टर्मिनल जाल. थ्री टर्मिनल जाल. और यदि किसी भी नेटवर्क में ओनली टू टर्मिनल स्पष्ट रूप से प्रेजेंट हो, यदि किसी जाल में टू टर्मिनल स्पष्ट रूप से प्रेजेंट हो, तो इस प्रकार के टर्मिनल को हम क्या कहेंगे? टू टर्मिनल नेटवर्क. टू टर्मिनल नेटवर्क या टू टर्मिनल नेटवर्क की हम डेफिनेशन दे सकते हैं. यदि फोर टर्मिनल नेटवर्क में एक टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया जाए, यदि फोर टर्मिनल नेटवर्क में एक टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया जाए, तो उस टर्मिनल को हम कहेंगे टू टर्मिनल नेटवर्क. पहले हमने देखा था कि नेटवर्क क्या है? नेटवर्क इन विद्युत स्रोत तथा उसके विभिन्न अवयवों से मिलकर बना हुआ जाल या परिपथ जाल कहलाता है. अब ऊर्जा स्रोत के आधार पर उसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, सक्रिय परिपथ और निष्क्रिय परिपथ. यदि ऊर्जा स्रोत प्रेजेंट होगा तो रहेगा हमारा सक्रिय परिपथ, और ऊर्जा स्रोत प्रेजेंट नहीं रहेगा तो हमारा रहेगा निष्क्रिय परिपथ. सक्रिय परिपथ में एनर्जी सोर्स प्रेजेंट रहेगा, निष्क्रिय परिपथ में एनर्जी सोर्स एब्सेंट रहेगा. अब हम नेटवर्क को देखते हैं कि कितने नेटवर्क में कितने टाइप के टर्मिनल प्रेजेंट होते हैं. जैसे यदि नेटवर्क में टू इनपुट एंड टू आउटपुट प्रेजेंट हो, तो इस प्रकार का टर्मिनल हमारा कहलाएगा फोर टर्मिनल नेटवर्क. यदि किसी नेटवर्क में टू इनपुट एंड टू आउटपुट प्रेजेंट हो बट वन इज कॉमन, यदि किसी भी नेटवर्क में दो इनपुट और दो आउटपुट हो बट उनमें से एक चीज कॉमन हो, दोनों में एक चीज कॉमन हो, ये कॉमन कर दी, तो इस प्रकार के टर्मिनल को कहेंगे हम थ्री टर्मिनल नेटवर्क. और यदि किसी टर्मिनल या फोर टर्मिनल नेटवर्क के एक भाग को, जैसे इस भाग को ग्राउंड कर दिया तो टू टर्मिनल ही बच गए, तो हम परिभाषा दे सकते हैं यदि किसी फोर टर्मिनल नेटवर्क के एक भाग को ग्राउंड कर दिया जाए, ये एक भाग ग्राउंड कर दिया, तो इस प्रकार के टर्मिनल को क्या कहेंगे हम? टू टर्मिनल नेटवर्क. अब हमने एक वर्ड देखा था विद्युत स्रोत. विद्युत स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? जैसे विद्युत स्रोत के रूप में धारा स्रोत भी हो सकता है और वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है. तो इसके आधार पर हम इसको भी आगे विभाजित कर सकते हैं. अब देखते हैं कि विद्युत स्रोत कौन कौन से होते हैं? धारा स्रोत और वोल्टेज
सोर्स। फर्स्ट देखते हैं वोल्टेज सोर्स। विद्युत स्रोत पहले देखते हैं। विद्युत स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वोल्टता स्रोत, वोल्टता स्रोत। दूसरा है धारा स्रोत। विद्युत स्रोत को हम एनर्जी सोर्स भी बोल सकते हैं। पहला देखते हैं हम वोल्टता स्रोत। फर्स्ट इज वोल्टेज सोर्स। वोल्टता स्रोत या वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स इसको हम एक नेटवर्क से समझते हैं। मान लिया ये कोई नेटवर्क है, विद वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे इतना तो पता चल रहा है इससे कि वोल्टता लगी हुई होगी सर्किट में। तो ये हमने वोल्टता लगा दी है। ये इसका कोई भी सर्किट है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा प्रेजेंट होता ही है। ये इसका जेड इन, ये हमने V से डिनोट कर दिया वोल्टेज सोर्स, और यहाँ हमने लगा दिया कोई लोड लगा दिया। ये हमने बाहर से लगाई हुई प्रतिबाधा है ZL। अब हम वोल्टेज सोर्स को डिस्कस करेंगे। वोल्टेज सोर्स में हमेशा ही जो आंतरिक प्रतिबाधा होगी वो उसके हमेशा श्रेणी क्रम में ही होगी। अब श्रेणी क्रम कैसे पता चल रहा है कि ये श्रेणी क्रम में? इसमें करंट फ्लो करवा के देखो, यहाँ से करंट जाएगी, ऐसे जाएगी, तो दोनों में ही करंट सेम है। इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। अब देखते हैं कि किसी भी वोल्टेज, किसी भी परिपथ में या किसी स्रोत में, किसी विद्युत स्रोत में यदि वोल्टता के श्रेणी क्रम में लगाई गई प्रतिबाधा, एक बार देखते हैं, यदि वोल्टेज सोर्स के श्रेणी क्रम में लगी हुई प्रतिबाधा का मान 0 हो, यदि प्रतिबाधा का मान 0 हो तो उस स्थिति में हम ZL को यदि वेरी करते हैं, ZL को परिवर्तित करते हैं तो V के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसे सोर्स को हम क्या कहेंगे? वोल्टेज सोर्स कहेंगे। और ये हम देख रहे हैं कि ZL का मान परिवर्तित कर रहे हैं, यानी बाह्य प्रतिरोध का मान परिवर्तित कर रहे हैं, लेकिन वोल्टेज का मान परिवर्तित नहीं हो रहा, स्थिर रह रहा है। तो इस स्थिति में क्या कहलाएगा? ये आदर्श वोल्टेज सोर्स। आदर्श क्यों? क्योंकि इसकी जो आंतरिक प्रतिबाधा है, आंतरिक प्रतिबाधा का मान 0 है और हम बाह्य प्रतिबाधा जो लगा रहे हैं उसको वेरी करने पर हमारे वोल्टेज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? आदर्श वोल्टेज सोर्स। अब कोई भी नेटवर्क ऐसा नहीं होता या कोई भी वायर ऐसा नहीं होता जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता। हर वायर का एक इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा। अब इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो बाह्य लोड का मान यदि हम परिवर्तित करें, तो वोल्टेज सोर्स का मान भी परिवर्तित होगा। तो इस प्रकार के नेटवर्क को हम क्या कहेंगे? वास्तविक वोल्टेज सोर्स। अब इस सर्किट के अकॉर्डिंग हम इसकी वोल्टेज सोर्स की परिभाषा दे सकते हैं। यदि किसी विद्युत स्रोत में, यदि किसी विद्युत
स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा, यदि किसी विद्युत स्रोत में वोल्टता स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी आंतरिक प्रतिबाधा का मान 0 हो तथा बाह्य लोड क्या है यहाँ, ZL, बाह्य लोड परिवर्तित करने पर वोल्टता स्रोत पर कोई प्रभाव नहीं पड़े या वोल्टता स्रोत स्थिर रहे, तो उस स्रोत को आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। आदर्श क्यों कहते हैं? क्योंकि हम बाह्य लोड का मान परिवर्तित कर रहे हैं लेकिन वोल्टता स्रोत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए हम उसको आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। और यदि अब हम जानते हैं कि कोई भी वायर है, उस वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस तो प्रेजेंट होगा ही, तो उस स्थिति में ZL का मान परिवर्तित करने पर वोल्टेज स्रोत पे फर्क पड़ेगा, वोल्टेज का मान चेंज होगा। तो उस स्थिति में क्या कहेंगे उस स्रोत को, उस वोल्टेज स्रोत को? वास्तविक वोल्टता स्रोत। अतः हम परिभाषा दे सकते हैं। और यदि आंतरिक प्रतिबाधा है, कुछ ना कुछ है, तो बाह्य लोड का मान परिवर्तित करने पर वोल्टेज या वोल्टता स्रोत स्थिर नहीं रहता है, यानी वोल्टेज में परिवर्तन होता है, स्थिर नहीं होता है। तो उस प्रकार के सर्किट को क्या कहेंगे? उस प्रकार के स्रोत को, उस प्रकार का स्रोत वास्तविक वोल्टता स्रोत कहलाता है। स्रोत वास्तविक वोल्टेज सोर्स कहलाता है। एग्जाम्पल डायग्राम से देखते हैं हम। ये है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस Zin, इसका मान 0 है। ये हमने ZL लोड लगाया है और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। यदि इंटरनल रेजिस्टेंस का मान 0 है तो ZL का मान परिवर्तित करने पर हमारा वोल्टेज सोर्स परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में होगा हमारा आदर्श वोल्टेज सोर्स। इसको बोलेंगे हम आइडियल वोल्टेज सोर्स। क्या हो जाएगा ये हमारा? आइडियल या आदर्श वोल्टेज सोर्स। और यदि Zin प्रेजेंट है, ये वोल्टेज हो गया,
ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका मान कुछ ना कुछ है, जीरो न होकर कुछ ना कुछ है। ये ZL बाह्य रूप से लगाया हुआ है। तो इस स्थिति में हम ZL का मान परिवर्तित करेंगे तो वोल्टेज का मान भी परिवर्तित होगा। तो इस स्थिति में ये सोर्स क्या हो जाएगा, रियल वोल्टेज सोर्स, रियल वोल्टेज सोर्स। समझ में आ गया। फर्स्ट इसमें क्या याद रखना है, जेड इन प्रेजेंट होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल प्रतिबाधा इम्पीडेंस प्रेजेंट होगी। यदि इम्पीडेंस का मान जीरो है और ZL का मान हमने बाह्य रूप से लगाई हुई प्रतिबाधा का मान परिवर्तित कर रहे हैं तो V चेंज हो रहा है, तो उस स्थिति में हमारा रहेगा आइडियल वोल्टेज सोर्स। और यदि Z इन प्रेजेंट है और ZL परिवर्तित करने पर V का मान चेंज हो रहा है तो रियल वोल्टेज सोर्स होगा। इसमें मेन चीज क्या याद रखनी है, श्रेणी क्रम में हमेशा आंतरिक प्रतिबाधा जुड़ी हुई होगी और आंतरिक प्रतिबाधा का मान विद्युत वोल्ट का स्रोत में नगण्य होगा, शून्य होगा। शून्य होगा तो आइडियल और थोड़ा कुछ ना कुछ होगा तो क्या होगा, रियल वोल्टेज सोर्स। सेकंड क्या है हमारा, करंट सोर्स। सेकंड है हमारा करंट सोर्स या धारा स्रोत, धारा स्रोत। नाम से पता चल रहा है